हेलो एवरीवन, गुड नाइट वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, रात 9:45 से 10 बजे तक 15 मिनट का जीके जीएस का बहुत ही स्पेशल क्लास होता है। और आज का क्लास कुछ ज़्यादा ही स्पेशल है क्योंकि ज्योग्राफी के अंदर जीके जीएस में इस टॉपिक से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अक्षांश और देशांतर रेखाएँ। और आज के पहले इस टॉपिक को आपने अगर पहले कभी देखा है और थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन है या कोई भी डाउट है तो यह क्लास देखने के बाद बहुत ही आसानी से पूरा टॉपिक अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आएगा तो बहुत ही आसानी से आप आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या हैं और इनकी आवश्यकता क्या होती है, इनका यूज क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले एक कोई भी वास्तविक रेखा नहीं है जो पृथ्वी पर उपलब्ध है। ठीक है, पृथ्वी पर उपलब्ध कोई भी ये वास्तविक रेखाएं नहीं है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक काल्पनिक रेखाएं हैं दोनों। और इनकी आवश्यकता क्या होती है? इनकी आवश्यकता ये होती है कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करिए कि अगर आप इंडिया में बैठे बैठे बीजिंग, चाइना के किसी एक शहर में आपको रॉकेट लॉन्च करना है, मिसाइल वहाँ छोड़ना है आपको, तो आप अक्षांश और देशांतर रेखाओं के माध्यम से ही, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन पर आप मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं। तो कह सकते हैं वास्तविक भौगोलिक स्थिति का पता लगाने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का प्रयोग होता है। ठीक, और अक्षांश और देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर, ग्लोब पर जो मौजूद हैं, पृथ्वी पर नहीं, ग्लोब पर जो खींची गई हैं वो कौन सी हैं? आप देखेंगे कि उत्तर दिशा से जो दक्षिण दिशा की ओर रेखाएं खींची हुई हैं, ठीक है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर रेखाएं खींची हुई हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर, ऐसे यहाँ से आप देख सकते हैं जो ऐसे ऐसे रेखाएं खींची गई हैं, ये देशांतर रेखाएं हैं, उत्तर से दक्षिण की तरफ। एग्जाम में कई बार ये भी आ सकता है। ठीक, और जो पूरब से पश्चिम की ओर, इस प्रकार से रेखाएं खींची गई हैं, ये क्या है? ये अक्षांश रेखाएं हैं। और अक्षांश रेखाएं ना होकर कह सकते हैं कि एक प्रकार का वृत्त होती हैं। ठीक है, कुछ इस प्रकार से पूरे ग्लोब को घेरे हुए हैं अक्षांश रेखाएं। लेकिन देशांतर रेखाएं पूरब से यहाँ से उत्तर से शुरू होता है और दक्षिण में नीचे आके समाप्त हो जाता है, कुछ इस प्रकार से। ठीक, ये थोड़ा सा अंतर है इन रेखाओं में, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण वृत्त का अंश लिखा हुआ है। विषुवत रेखा 0 डिग्री, ठीक, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये दोनों पृथ्वी पर खींची गई कोई वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, बल्कि ये दोनों ही रेखाएं ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखाएं होती हैं। पृथ्वी को दो भागों में जो विभाजित करती हैं, पूरे ग्लोब को या पृथ्वी को कह सकते हैं दो भागों में डिवाइड करने वाले रेखा को क्या कहते हैं? एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसको विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। ये जो रेखा यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ खींच के, ये पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में होगा एक रेखा, और इस रेखा को विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा कहते हैं। यहीं से पृथ्वी या ग्लोब को आधे आधे भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए अगला देखिए, विषुवत रेखा के बारे में फैक्ट। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, पश्चिम दिशा से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, यहाँ पर पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में। विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के रूप में विभाजित करती है। तो आपने उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध का नाम सुना है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो इसको क्या करती है? दो भागों में डिवाइड करती है। कौन? विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखा, दोनों सेम चीज़ है। आगे देखिए, अक्षांश और देशांतर के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं, सिर्फ वही हम पढ़ने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, यह रेखा ना होकर एक प्रकार का वृत्त होती है। देखिए, ये यहाँ से एग्जैक्ट आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अगर शुरू होता है तो ऐसे जाकर फिर उधर पृथ्वी को घेरते हुए फिर वापस आके मिल जाता है। तो एक प्रकार से वृत्त है, रेखा नहीं है। ठीक है, तो पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। पश्चिम दिशा से पूरब दिशा की ओर खींची गई रेखाएं क्या हैं? अक्षांश रेखाएं हैं। और जो भूमध्य रेखा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है, भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड करता है, ग्लोब को दो भागों में डिवाइड करता है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये जो विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है,
एक प्रकार का ये भी अक्षांश रेखा ही है जो कि पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में है, ग्लोब के बिल्कुल बीचों बीच में खींचा गया है। तो ग्लोब के बीचों बीच में खींची गई अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। ठीक है, और पृथ्वी को ये दो बराबर भागों में डिवाइड करती है। अक्षांश रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। धरती पर जिन स्थानों से एक काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं वहाँ दो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 1 डिग्री अर्थात 111 किलोमीटर होता है। 1 डिग्री, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं 1 डिग्री बराबर कितना होता है? 111 किलोमीटर। आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए, एग्जाम के लिए सभी पॉइंट्स बहुत ही सेलेक्टेड हैं। आगे बढ़ते हैं। अक्षांश रेखाएं रेखाएं ना होकर बल्कि एक वृत्त हैं जो कि पृथ्वी को चारों तरफ से घेरती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ग्लोब है मान लीजिए, तो ग्लोब पर यहाँ से ऐसे ही रेखा शुरू होगा और पूरा इसको घेरते हुए वापस आ जाएगा। जबकि देशांतर रेखाएं वृत्त न होकर बल्कि रेखाएं हैं जो ग्लोब पर यहाँ से उत्तर से दक्षिण की तरफ खींची गई रेखाएं हैं। ये क्या हैं? ये सिर्फ रेखाएं हैं। ये उत्तर से शुरू होता है और दक्षिण में आके क्या होता है? समाप्त हो जाता है। एक ध्रुव से शुरू होकर दूसरे ध्रुवों पर समाप्त हो जाता है। जैसे पृथ्वी है, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव, तो यहाँ से शुरू होगा और यहाँ जाकर समाप्त हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। फिर यहाँ से शुरू होगा और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त हो जाएगा। फिर यहाँ से ऐसे ऐसे आता है। ठीक, चलिए, उम्मीद करता हूँ समझ में आ चुका होगा ये चीज़। अब देखिए, भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण दिशा में एक एक अंश, एक एक डिग्री के अंतराल में 90-90 अंशांश रेखाएं खींची होती हैं। ठीक है, उत्तरी और दक्षिणी भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक एक डिग्री पर, जैसे यहाँ पर है तो 1 डिग्री ही ऊपर होगा तो 90-90 क्या खींची हुई हैं? अक्षांश रेखाएं खींची हुई हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। किसी भी स्थिति में 90 डिग्री से ज़्यादा, 90 अंश से ज़्यादा अक्षांश नहीं हो सकता। ध्रुव पर 90 अंश अक्षांश की स्थिति होती है। अब देखिए, ग्लोब पर सभी अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच, ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक, तो ये दो अक्षांश रेखाओं के बीचों बीच में कितनी दूरी होती है? तो 111 किलोमीटर। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। सुपर टेट लेवल के क्वेश्चन हैं, DSSB या KVS भर्ती में भी पूछे जा सकते हैं। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। 22 दिसंबर को जो सूर्य होता है मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है। इसी कारण यह दिन दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। ठीक है, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं कि 22 दिसंबर दक्षिणी गोलार्ध का सबसे गर्म दिन, बड़ा दिन होता है। चलिए, और 21 जून को सूर्य कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है। इस कारण इस दिन उत्तरी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो 21 जून होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस पिक्चर के थ्रू आप समझने की कोशिश करिए। बीचों बीच में ये जो अक्षांश रेखा है इसको भूमध्य रेखा कहते हैं और यह पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, आपको पता है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर या कह सकते हैं उत्तरी तरफ कर्क रेखा है और भूमध्य रेखा के नीचे यानी कि दक्षिण तरफ मकर रेखा है। और कर्क और मकर रेखाओं की स्थिति क्या होती है? तो यहाँ पर देख सकते हैं 23.5 अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा और 23.5 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक है, तो अक्षांश रेखा दक्षिणी, और उत्तरी क्या है? कर्क रेखा है, दक्षिणी मकर रेखा है। चलिए, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क कहते हैं और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। और यही जो डिग्री है, जैसे 23.5 अंश यहाँ है ना, तो इसी हिसाब से यहाँ पर कोई ना कोई, ये देख सकते हैं मैप में जो देश है या जो भी महाद्वीप है, यहाँ पे एग्जैक्ट अगर इसका लोकेशन निकालना है तो मकर रेखा से होते हुए गुजरा है रेखा, ये अक्षांश रेखा, तो इसका एग्जैक्ट लोकेशन इसी प्रकार से निकाला जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, ये जो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं हैं पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनका अलग अलग नाम है। जैसे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क कहते हैं, ठीक, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर कहते हैं, और 66.5 अंश उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त कहते हैं, और 66.5 दक्षिणी अक्षांश को
अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। और 90 अंश उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, तो उत्तरी ध्रुव कहते हैं। और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। और 0 अक्षांश को विषुवत या भूमध्य रेखा कहते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ, तब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये रहा हमारा ग्लोब, ठीक, और ये रहा भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री, 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री अक्षांश, ये हो गया भूमध्य या विषुवत रेखा, ये रेखा, ठीक। अब है कर्क रेखा, तो ये 23.5 डिग्री है, ठीक है, ये हो गया कर्क। और इसके नीचे 23.5 होगा डिग्री, तो ये हो जाएगा मकर रेखा, ठीक है। इसी हिसाब से सारा कुछ है। और यहाँ उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, ये तो आपको पता ही है ऊपर नीचे। अब देखिए एक चीज़ और एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत के कितने राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा और ट्रिक, मित्र पर गमछा झार वाला, उससे आप इसका आंसर दे सकते हैं। और मकर रेखा जो है, मकर रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, या फिर मकर, कर्क और अक्षांश भूमध्य रेखा तीनों कहाँ से गुजरती हैं, विषुवत रेखा, ठीक है। भूमध्य को ही विषुवत बोलते हैं। तो अफ्रीका महाद्वीप से, ध्यान रखना है आपको, अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप से, अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर और भूमध्य तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और भारत के किन राज्यों से गुजरता है कर्क रेखा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आप नोट कर सकते हैं, वो जो ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ठीक है, उसके अनुसार क्या होगा, गुजरात, नोट कर लीजिए, कर्क रेखा भारत के कितने प्रदेश से गुजरती है, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, कुल 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से, पहला हो गया आपका गुजरात, नोट कर लिया होगा। दूसरा हो गया आपका राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, ठीक है। उसके बाद 5वां झारखंड, 6 नंबर का हो गया आपका पश्चिम बंगाल, उसके बाद है 7वां त्रिपुरा, ठीक है। उसके बाद 8वां मिजोरम हो जाएगा। ये 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पेज पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक खींची गई रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में हमने पढ़ लिया, अब देशांतर रेखाओं के बारे में देखते हैं। तो उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है बीचों बीच में, यहाँ देख सकते हैं आप, और यहाँ नीचे क्या है, दक्षिणी ध्रुव है, ठीक। तो यहाँ से शुरू होकर ये रेखाएं जब यहाँ तक पहुँच जाएंगी तो इसको देशांतर रेखा बोलेंगे, ठीक है। ऐसे ऐसे जो भी रेखाएं हैं पृथ्वी ग्लोब पर, ये सभी देशांतर रेखाएं हैं। प्रत्येक देशांतर रेखा एक ध्रुव से होकर दूसरे ध्रुव तक जाकर मिल जाता है। यानी कि देशांतर रेखाएं जो हैं, ये जो ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहाँ से शुरू होकर यहाँ मिलना बिल्कुल तय है इसका, ठीक है। ये नहीं होगा कि बीच में रुक जाएगा या कहीं और चला जाएगा। अगला देखिए, प्रत्येक गोलाकार वस्तु 360 डिग्री की होती है, ठीक है, 360 डिग्री की होती है। इसलिए पृथ्वी को भी 360 में विभाजित किया गया, 360 डिग्री में विभाजित किया गया है। देशांतर रेखा 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई है, अतः कुल देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। ध्यान रखिएगा, कुल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है, 360 है, टोटल 360। चलिए, वह देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरती है उसे हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि लंदन के ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को क्या कहते हैं, तो 0 अंश देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर के पूर्व में स्थित देशांतर रेखा को पूर्वी देशांतर रेखा तथा 0 डिग्री देशांतर के पश्चिम की स्थिति में जो देशांतर रेखा है उसको पश्चिमी देशांतर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, तो इसके जो पूरब से गुजरेगा पूर्वी, जो पश्चिम से गुजरेगा पश्चिमी, ठीक। ग्रीनविच रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, प्रधान यामोत्तर रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच रेखा को प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला है, पृथ्वी अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमने में कुल 24 घंटे का समय लगाती है, अतः पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितने मिनट का समय लगता है,
4 मिनट का समय लगता है। इसी हिसाब से 24 घंटे में पूरा चक्कर मार देता है। ठीक, अतः प्रत्येक देशांतर के मध्य 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। प्रत्येक देशांतर के बीच कितने मिनट का अंतर पाया जाता है? 4 मिनट का अंतर पाया जाता है। इस सभी जो पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट आपके परीक्षा के लिए हैं। अब देखिए आगे, 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में समय आगे होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में समय क्या होता है? आगे होता है। जैसे ये है, मान लीजिए 0 डिग्री, ठीक, ये 0 डिग्री हो गया देशांतर रेखा। तो 0 डिग्री से इधर पूरब की दिशा में, ठीक है, पूरब की दिशा में क्या होता है? आगे समय होता है। पूरब की दिशा की ओर बढ़ेंगे तो समय आगे होगा, और इधर पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो समय क्या होगा? कम होता जाएगा, पीछे होता जाएगा। तो वही यहाँ लिखा हुआ है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूर्व की दिशा में समय आगे होता है, इधर समय आगे होगा, और इधर समय क्या होगा? कम होता चला जाएगा, पीछे होता चला जाएगा। आगे देखिए, ऐसा पृथ्वी के पश्चिम से पूरब दिशा में घूर्णन के कारण होता है। पृथ्वी की जो गति होती है किस दिशा से होती है? पश्चिम दिशा से शुरू होकर पूरब दिशा की ओर होती है, ध्यान रखिएगा। इसीलिए ऐसा होता है। यदि 0 देशांतर रेखा पर 12 बज रहे होंगे तो 15 अंश पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 1 बज रहा होगा। और टाइम कैसे निकालते हैं, वैसे बड़े परीक्षाओं में पूछा जाता है, फिर भी एक छोटा सा वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि टाइम कैसे निकाला जाता है, एग्जैक्ट लोकेशन कैसे निकाला जाता है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। आगे देखते हैं, इस नियम के अनुसार भारत का समय लंदन के समय से 5.5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है, इसी नियम के अनुसार। अगला पॉइंट है, विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कम होती जाती है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 32 किलोमीटर होगी। तो विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी 32 किलोमीटर होगी। 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि 180 अंश देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। चलिए, और देशांतर रेखाओं के बारे में आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अक्षांश रेखाओं के बारे में यहाँ पर कुछ वन लाइनर के रूप में चीज़ें लिखी हुई हैं, आप इनको देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट्स। भारत के मध्य भाग इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के नैनी से होकर गुजरने वाली यामोत्तर रेखा के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाता है। ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। एक क्वेश्चन कभी ना कभी पूछे भी जा चुके हैं, वन लाइनर के रूप में मैंने इसलिए यहाँ इंक्लूड कर दिया है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है, इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तो भारत में शाम के 7:30 बजे होते हैं। ठीक, कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहाँ 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समयों को अपनाया गया है। तो रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है, ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि देशांतरी विस्तार यहाँ का ज़्यादा होता है। अगला है, विषुवत रेखा पर इसके बीच की दूरी अधिकतम 111.32 किमी होगी। ठीक है, मैक्सिमम की बात हो रही है। अब यहाँ पर ये वीडियो समाप्त होता है। इसके आगे जो है MCQs हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बहुत से लोगों का शिकायत है कि इसी वीडियो में MCQ भी शामिल कर दिया जाए। तो नेक्स्ट मंथ से मैंने बताया है कि एक क्लास 30 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, बढ़ाकर 30 मिनट का हो जाएगा। फिर 30 मिनट में MCQ भी उसी वीडियो में हम लोग कर लेंगे। ठीक, और थ्योरी भी उसी वीडियो में कर लेंगे हम। ठीक है, और एक क्लास कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ अपने ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करिए, और कम से कम जितने भी लोगों को पसंद आ रहा हो ये वीडियो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपने 1 फ्रेंड 2 फ्रेंड से ज़रूर बताइए कि रात को 9:45 से टारगेट टीचर चैनल पे एक स्पेशल GK GS का क्लास है, क्योंकि कर भला तो हो भला। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।